गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग रिक्सिया के स्त्रीधानी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि रिक्सिया के अंदर जो स्त्रीधानी का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो जब हमने स्त्रीधानी के डेवलपमेंट की बात की थी तो वहाँ पर जो पृष्ठीय कोशिका होती है, जो अपाक्ष सतह पर डोर्सल व्यू पर जो पृष्ठीय कोशिका थी वो अपने आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में विभिन्न विभाजनों से विभिन्न तलों में विभाजन होकर के एटलास्ट किसका निर्माण कर लेती है, स्त्रीधानी का निर्माण कर लेती है। उधानी का निर्माण हो गया, स्त्रीधानी का निर्माण हो गया, दोनों का मैच्योरेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमको प्राप्त हुआ था यह जायगोट। तो यहाँ जायगोट का निर्माण हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद में, और ये जायगोट जो स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है उस स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। क्यों? क्योंकि इसी जायगोट के आगे डेवलपमेंट के कारण, आगे के विभाजनों के कारण किसका निर्माण होगा, स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पोरोफाइट स्टेज की। तो यहाँ स्पोरोफाइट स्टेज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जायगोट स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका है, द्वैगुणित है। अब इस द्वैगुणित कोशिका में क्या होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ये अपने आकार में वृद्धि करता है और आकार में वृद्धि करने के बाद में जायगोट के आकार में वृद्धि हुई तो इसका बन गया oospore। oospore में बदल जाता है। जायगोट सबसे पहले oospore में बदलेगा और oospore में बदलते समय यहाँ पर भित्ति निर्माण भी हो जाएगा। इसके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। यहाँ कोशिका के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो गया, वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ आगे का डेवलपमेंट होगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने एक वर्ड बोला था कि आगे कैलेक्ट्रा का निर्माण होता है। कैलेक्ट्रा, गोपा, क्योंकि जब हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो कहेंगे कैलेक्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन किससे होता है, ये फॉर्मेशन कैलेक्ट्रा का होता है जो हमने बेंटर सेल पढ़ी थी। बेंटर सेल कौन सी, जो पेरिफेरल सेल थी। पेरिफेरल सेल से नीचे की जो 6 कोशिकाएं थी, पेरिफेरल सेल्स में विभाजन होता है, 12 सेल्स का निर्माण होता है। 12 सेल्स में से 6 ऊपर वाले लेयर में जम जाती हैं और 6 कोशिकाएं नीचे वाली लेयर में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो जो निचली 6 कोशिकाएं थी, इन निचली 6 कोशिकाओं को क्या बोल रहे थे हम, प्राइमरी बेंटर सेल। अब ये जो प्राइमरी बेंटर सेल स्त्रीधानी के चारों तरफ किसका निर्माण कर रही थी, जैकेट का निर्माण कर रही थी। तो यहाँ ये जो जैकेट निर्माण करने वाली जो सेल्स थी, या फिर कहें कि जो जैकेट की सेल्स हैं, ये जैकेट की सेल्स या फिर कहें बेंटर सेल्स, इनके द्वारा यहाँ कैलेक्ट्रा का निर्माण होगा। तो देखिए जो यहाँ पर oospore का फॉर्मेशन हुआ है, इस oospore के चारों तरफ, क्योंकि यहाँ ना तो स्त्रीधानी रही अब, क्योंकि जो एग सेल थी स्त्रीधानी की, बीसीसी एनसीसी सभी नष्ट हो गई, अपघटित हो गई। एग सेल निषेचन के बाद में जायगोट के बाद में oospore में बदल गई। तो यहाँ वो सारी चीजें तो नहीं रही। अब यहाँ पर मुख्य क्या रह गई, तो यहाँ पर oospore रह गया और oospore के चारों तरफ कौन सी रह गई, जैकेट सेल। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ किसका निर्माण होगा, कैलेक्ट्रा का। और जो कैलेक्ट्रा बनता है वो कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है। कोशिकाओं की दोहरी लेयर होती है, किसके चारों ओर, oospore के चारों ओर। तो देखिए ये oospore और इस oospore के चारों ओर इस प्रकार से यहाँ दोनों स्तर एक साथ नहीं बनते, एक के बाद एक बनेंगे। तो एट लास्ट किसका निर्माण हो गया, यहाँ कैलेक्ट्रा का निर्माण हो गया। अब इस oospore में प्रथम विभाजन होता है अनुप्रस्थ। जब यहाँ oospore में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो यहाँ अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में
दो सेल्स का निर्माण हो जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में दो सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट विभाजन पहले वाले विभाजन के क्या होगा, समकोण पर। जब पहले वाले विभाजन के समकोण पर होगा तो समकोण पर कैसे होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार कोशिकीय अवस्था आ जाएगी। जो जाइगोट था, इस जाइगोट में यहाँ चार सेल्स का निर्माण हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कैलेक्ट्रा था, इस कैलेक्ट्रा की भी दोहरी परतों का निर्माण हो जाएगा। जो कैलेक्ट्रा था, कैलेक्ट्रा की दोनों परतों का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ जो चारों कोशिकाएं हैं, इन चारों कोशिकाओं में होते हैं विभाजन। ये कौन सी अवस्था आ गई, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट स्टेज आ गई है। इस क्वाड्रेट स्टेज के बाद में यहां पर आती है ऑक्टेट स्टेज। चतुष्क अवस्था आने के बाद में यहां अष्टक अवस्था आती है। तो यहाँ जो चार कोशिकाएं हैं, इन चारों कोशिकाओं में, या फिर कहें कि इन प्रत्येक कोशिका में जो यहाँ चार कोशिकाएं हैं, वापस हम कैलेक्ट्रा नहीं बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ इन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होंगे और बार बार विभाजन होने के बाद में यहाँ 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब 8 कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद में अब यहाँ जो आगे के विभाजन होते हैं, आगे होते हैं अनियमित विभाजन। आगे अनियमित विभाजन होते हैं और अनियमित विभाजन होने के कारण यहाँ पर जो सेल्स की संख्या होती है, तो यहाँ 40 से 50 सेल्स का निर्माण होता है। अनियमित विभाजन होंगे और यहाँ 40 से 50 सेल्स का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ जब 40 से 50 सेल्स का निर्माण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोशिकाएं दो आवरणों में व्यवस्थित हो जाएंगी। पूरी की पूरी जो सेल्स हैं वो दो आवरणों में व्यवस्थित हो जाएंगी। जो सबसे बाहर वाली कोशिकाएं होती हैं, ये जो बाहर वाली कोशिकाएं होती हैं, ये बाहर वाली कोशिकाएं एक्सोथीसियम कहलाती हैं और जो यहाँ पर अंदर वाली कोशिकाएं होती हैं, ये यहाँ पर एंडोथीसियम कहलाती हैं। यहाँ ये जो कोशिकाएं हैं, ये यहाँ एक्सोथीसियम कहलाएंगी और अंदर वाली जो सेल्स हैं ये यहाँ एंडोथीसियम कहलाएंगी। बाहर वाली सेल्स एक्सोथीसियम और अंदर वाली सेल्स एंडोथीसियम कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो अनियमित कितनी बनी थी, 40 से जो 50 सेल्स बनी थी, ये 40 से 50 सेल्स दो लेयरों में व्यवस्थित हो जाती हैं, एक्सोथीसियम और एंडोथीसियम। बाहर की तरफ यहाँ कैलेक्ट्रा द्वैपर्तीय उपस्थित है, चारों तरफ द्वैपर्तीय कैलेक्ट्रा उपस्थित है। अपने आप में एक सुरक्षात्मक परत तो बाहर उपस्थित है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सोथीसियम है, ये एक्सोथीसियम भी प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ एंडोथीसियम के द्वारा कैप्सूल का निर्माण होगा। जो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं, ये एंडोथीसियम की सेल्स कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगी और इस कैप्सूल के चारों तरफ अपनी खुद की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, एक सुरक्षात्मक परत होती है। तो वो उस परत का निर्माण किससे होता है? एक्सोथीसियम के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सोथीसियम कैलेक्ट्रा अपने आप अपनी जगह पर उपस्थित है। तो यहाँ इसकी जो सेल्स हैं,
ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उपस्थित होंगी एक्जोथीसियम की, और इन एक्जोथीसियम की सेल्स के अंदर यहाँ पर जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम यहाँ पर स्पोर मदर सेल का कार्य करेगा। तो यहाँ ये स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल बन गई। यहाँ पर ये क्या बन गई, जैकेट का निर्माण हो गया। तो देखिए एंडोथीसियम ने किसका निर्माण किया, स्पोर मदर सेल ने। एंडोथीसियम की प्रत्येक कोशिका कन्वर्ट होकर के स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है, और एक्सोथीसियम यहाँ पर जैकेट का, किसके, कैप्सूल के जैकेट का निर्माण करता है। ये यहाँ पर कैप्सूल के जैकेट का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल है, कैप्सूल अपनी जगह पे फिट है, कैलेप्टरा अपनी जगह पे फिट है, लेकिन जो स्पोर मदर सेल है, जो एसएमसी है, ये एसएमसी यहाँ पर, ये एसएमसी में क्या होंगे, मियोसिस। इस एसएमसी में होंगे मियोसिस, क्योंकि हमको बनाना है गैमेटोफाइट। रिक्सिया का मुख्य पादप शरीर होता है गैमेटोफाइट, हमको चाहिए गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर एसएमसी में होती है मियोसिस। जब यहाँ पर एसएमसी में मियोसिस होंगी, तो देखिए फिर जब एसएमसी में मियोसिस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, कैलेप्ट्रा, कैलेप्ट्रा के अंदर की तरफ यहाँ ये जैकेट, ये कैलेप्ट्रा, और यहाँ एसएमसी में जब मियोसिस हुई तो यहाँ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ एसएमसी में मियोसिस हुई, और मियोसिस होने से एक एसएमसी से कितने, 4 स्पोर का निर्माण होगा, और चारों की चारों स्पोर किसमें उपस्थित होंगे, चतुष्क में, टेट्राहेड्रल रूप में उपस्थित होंगे, चतुष्क में उपस्थित होंगे। यहाँ 3 तो हमको दिखाई दे रहे हैं, और एक इनके पीछे की साइड में। 4 स्पोर एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं, टेट्राहेड्रल अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, स्पोर्स। ये स्पोर्स का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब जब यहाँ पर स्पोर्स का निर्माण होता है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और निर्मित होती है। स्पोर्स के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और निर्मित होती है। वो क्या, यहाँ कुछ सेल्स नीचे की तरफ उपस्थित होती हैं, कुछ सेल्स नीचे की तरफ उपस्थित होती हैं। तो देखिए ये तो है कैप्सूल, यहां उपस्थित होता है फुट। कैप्सूल के चारों तरफ ये जो लेयर है वो क्या है, जैकेट। कैप्सूल के चारों तरफ जैकेट उपस्थित है। जैकेट के अंदर की तरफ जो एंडोथीसियम की सेल्स थी, एंडोथीसियम्स की सेल्स स्पोर मदर सेल्स में बदली, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद में टेट्राहेड्रल चतुष्क फलकीय अवस्था में स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर एट लास्ट स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बने उस वक्त यहाँ पर फुट का भी निर्माण हो गया। यहाँ रिक्सिया के अंदर सीटा पाया नहीं जाता है, फुट अस्पष्ट होता है। तो यहाँ फुट को स्पष्ट रूप से यहाँ पर फुट का निर्माण नहीं होता, क्लियरली नहीं कह सकते कि ये फुट है। हाँ, लेकिन कैप्सूल जहाँ जुड़ा हुआ है उसके सेल्स जो है
वो फुट के समान कार्य करती हैं। मतलब कि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट प्लांट था, स्पोरोफाइट का निर्माण किस पर हुआ है? गैमेटोफाइट पर। तो गैमेटोफाइट से जुड़ने का कार्य ये सेल्स करती हैं। तो इसका मतलब ये किसका कार्य कर रही हैं? फुट का कार्य कर रही हैं। आधार से जुड़ने का कार्य कर रही हैं और वहां से अवशोषण का कार्य करेंगी, जिससे कैप्सूल को क्या मिलता रहे? भोजन मिलता रहे। तो एट लास्ट यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? स्पोर्स का निर्माण हो गया। अब इस कैप्सूल का स्फुटन कैसे होगा? क्योंकि जब तक कैप्सूल का स्फुटन नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? यहाँ पर स्पोर्स बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ स्पोर्स बाहर आने के लिए स्फुटन की ऐसी कोई मैकेनिज्म रिक्सिया के अंदर नहीं पाई जाती कि इस मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर स्फुटन हो गया और स्पोर्स बाहर आ गए। तो यहाँ क्या है? 1 साल या इससे भी अधिक समय लग जाता है। जब यहाँ पर जो थैलस होता है, यहाँ जो थैलस होता है, थैलस पानी के कारण गलता है या सड़ता है। तो गलने से और सड़ने से यहाँ थैलस की जो सेल्स हैं बिखर जाती हैं, टूटकर थैलस अलग अलग हो जाता है। तो थैलस के टूटने के बाद में, सेल्स के बिखरने के बाद में जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र, फ्री हो जाते हैं। यहाँ स्पोर्स फ्री हो जाते हैं। अब स्पोर का क्या कार्य है? जर्मिनेट होना, और जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करना? गैमेटोफाइट का निर्माण करना। तो देखिए यहाँ पर जो स्पोर स्वतंत्र हुए हैं, अब इस स्पोर किस प्रकार से यहाँ पर आगे की प्रक्रिया होगी? जो स्पोर होता है, स्पोर के ऊपर यहाँ 3 भित्ति उपस्थित होती है। स्पोर के ऊपर 3 भित्ति उपस्थित होती हैं। एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्साइन, एंटाइन। एक्सोस्पोर को एक्साइन कह सकते हैं, एंडोस्पोर को एंटाइन कह सकते हैं, और मीजोस्पोर। तो यहाँ स्पोर के ऊपर 3 भित्तियां उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो स्पोर है लगभग कैसा होता है? स्पोर गोलाकार। इस गोलाकार स्पोर के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर तेल बूंद उपस्थित होती है। इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में तेल बूंद उपस्थित होती हैं। तो ये स्पोर का न्यूक्लियस, ये दूसरी सेल वॉल और ये तीसरी सेल वॉल। तो इसको कह सकते हैं हम एक्सोस्पोर, इसको कह सकते हैं हम मीजोस्पोर, कह सकते हैं क्या होती हैं, और ये होती है एंडोस्पोर। तो यहाँ स्पोर के ऊपर 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जब यहाँ पर पानी की का आधिक्य होगा, जल की मात्रा क्या होगी? अधिक। जल की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर तो जाएंगी टूट। एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर तो टूट जाती हैं, लेकिन जो एंडोस्पोर होती है ये टूटती नहीं है। ये जर्म ट्यूब के रूप में, जनन नलिका के रूप में क्या होती है? बाहर की तरफ जाती है। तो देखिए आगे इसमें ये दोनों टूटेंगी और इसके टूटने के बाद में यहाँ पर जो एंडोस्पोर होगी, ये एंडोस्पोर का केंद्रक शीर्ष पर चला जाएगा। एंडोस्पोर के केंद्रक के शीर्ष पर जाने के बाद में यहाँ अनुप्रस्थ पट के द्वारा अब शीर्ष पर नीचे ये जर्म ट्यूब और ऊपर के इसका निर्माण हो गया सेल का। ऊपर की तरफ एक सेल का निर्माण हो गया। केंद्रक कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर की तरफ। अब इस केंद्रक में होते हैं यहाँ पर विभाजन, यहाँ डिवीजन होते हैं केंद्रक में, या फिर कहें कि कोशिका में डिवीजन होते हैं।
जब यहाँ पर कोशिका के अंदर डिवीजन होते हैं तो डिवीजनों से, यहाँ पर लगातार विभाजनों से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 8 सेल्स का निर्माण होता है। और ये 8 सेल 4-4 सेल्स के 2 स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। ये निचला स्तर और वो ऊपर का स्तर। तो यहाँ पर सेल्स क्या होंगी, 4-4 के 2 स्तरों में व्यवस्थित हो जाएंगी। जब यहाँ पर ये सेल्स 4-4 के 2 स्तरों में व्यवस्थित होंगी तो यहाँ कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी। 2 तो हमको सामने दिखाई दे रही हैं और 2 तो 4 सामने दिखाई दे रही है और 4 कहाँ होंगी, बैक साइड में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो 4-4 कोशिकाएं हैं, ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं, ऊपर वाली जो 4 सेल होती हैं, ये तो बनाती हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बॉडी को। और जो निचली 4 सेल होती हैं, ये निचली 4 सेल राइजोइड्स का निर्माण करती हैं। तो इसका मतलब ये तो स्पोर्स का पार्ट था नीचे वाला जो यूजलेस हो गया। 4 कोशिकाएं ऊपर वाली गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट का निर्माण, गैमेटोफाइट की बॉडी का निर्माण करेंगी या कि थैलस का निर्माण करेंगी, और नीचे वाली 4 कोशिकाएं राइजोइड्स का निर्माण करेंगी। तो इनको हम यहाँ एपिकल सेल भी कहते हैं, ऊपर वाली कोशिकाओं को एपिकल सेल भी कहते हैं। यहाँ लगातार विभाजन होंगे और लगातार विभाजनों के बाद में यहाँ कोशिकाओं के क्योंकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे ये तो क्या है, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट की जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं नीचे की तरफ, उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, यहाँ पर राइजोइड्स का। तो ये क्या है, राइजोइड्स। तो यहाँ एपिडर्मल सेल्स के द्वारा राइजोइड्स का निर्माण हो जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब इसमें इसको क्या, जो यंग गैमेटोफाइट है, यंग गैमेटोफाइट का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और वास्तविक रूप से जो थैलस्यान और बिशर्पी होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो स्पोर था, जो कैप्सूल के अंदर निर्मित हुआ था, इस स्पोर के ऊपर जो 3 बॉल होती हैं, वो 3 बॉल यहाँ पर केवल किसका कार्य करेंगी, 2 बॉल सुरक्षा का। एक्सो और मीजो स्पोर टूट जाती हैं पानी के अधिक में आकर के। अब एंडो स्पोर जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद में अनुप्रस्थ पट के द्वारा जो केंद्रक था वो शीर्ष पर पहुंच जाता है, एक सेल का निर्माण हो जाता है। इस कोशिका में बराबर विभाजन होते हैं, 8 सेल का निर्माण हो जाता है। 8 सेल 2 सोपानों में व्यवस्थित हो जाती हैं, 4-4 सेल के। ऊपर वाली 4 सेल गैमेटोफाइट बॉडी का निर्माण करती हैं, नीचे वाली 4 सेल राइजोइड्स का निर्माण करती है। लगातार विभाजन होने से सेल्स का कंप्लीट निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।